नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी काउंसलिंग पर अबूरी रोक लगाने से किया इनकार। अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, कुर्बानी सिर्फ मुकर्ररा जगहों पर ही होगी। यूपी में ईद उल अज़हा के हवाले से हिदायत जारी। बंगाल में आरएसएस रहनुमा की जानिब से बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया पर जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनीत की कड़ी तनकीद, कहा दरिंदगी की इंतहा कर दी गई। मुरादाबाद में एक मस्जिद के इमाम का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। जाए हादिसे से गैर कानूनी पिस्तौल बरामद, इलाके में कशीदगी। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 के इम्तिहान के बाद मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग के अमल को रोकने के लिए कोई भी अबूरी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया। इस साल 5 मई को मुनक्किद होने वाले नीट यूजी एग्ज़ाम को मनसूख करने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ की सरबराही वाली तातलाती बेंच ने इस मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और दीगर से जवाब तलब किया है। बेंच में जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे। अदालत उज़्मा ने कहा कि ऐसा नहीं कि आपने ऐसा किया है इसलिए इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। एतमाद मुतासिर हुआ है और इसलिए हमें जवाब की ज़रूरत है। आपको कितना वक्त दरकार है? अदालत दोबारा खुलने के फ़ौरन बाद वगरना काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपको मज़ीद वक्त चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे। There was this hearing of case number 25 related to this NTA thing, and this case was particularly listed before the results. So here the students were demanding justification on the grounds of the paper leak only, nothing about the grace marks or anything, because it was listed on 1st June. So it was before results. RPIL is will be listed tomorrow, sorry. It's regarding the paper leak as well as the exam results, the grace marks, the transparencies of NTA and everything else. So that will come tomorrow. For this particular listing which has been done pre-results and around paper leak today, the Honorable Supreme Court has said that the sanctity of the exam is compromised. Sanctity of exam is compromised. That means the somewhere they also feel that there has been some kind of issues in the examination, and I asked NTA to answer around this before 8 July, but they haven't given any relief around the counselling. They said that, no, we are not putting counselling on hold. Let's see, we'll be listing tomorrow. Let's see. देखिए, मल्टीपल पिटिशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं। Some of the petitions were filed before the declaration of results on the basis that there has been a leak of the paper itself. तो उसके बेसिस पे कुछ पिटिशंस लिस्ट हुए थे। जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं। But our petition is slightly different. I represent, along with Mr. Rohit Jain, we represent Mr. Alak Pandey, and who has collected signatures from about 20,000 students, which clearly shows, मतलब students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है, they become all India rank number 1. ऐसे भी हो चुका है. So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए. So I think by tomorrow the matter should be listed. हमारे मैटर्स के पहले जो मैटर्स लिस्ट हुए थे उसमें ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुका है. सो द कोर्ट इज इंडिकेटेड दैट आवर मैटर विल आल्सो बी टेकन अप विद द अदर मैटर्स एंड उसमें भी नोटिस इशू हो जाना चाहिए. बट द कोर्ट इज क्लियर दैट इट विल नॉट स्टे द काउंसलिंग प्रोसेस एट दिस स्टेज. सो दैट इज व्हाट द कोर्ट हैज सेड. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. कल हमारा मैटर लिस्ट हो जाएगा. कांग्रेस सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हल्फ लेने के बाद मोदी ने 3 करोड़ मकानात देने का ढंडोरा पीटना शुरू कर दिया, जबकि इन्होंने अब तक गरीबों को रिहाइश फराहम करने वाला पुराना वादा पूरा नहीं किया है। खड़गे ने मंगल को कहा, लोकसभा इंतखाबात में मुल्क ने ऐसा जवाब दिया कि मोदी हुकूमत को दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपने इख्तिदार के घर को संभालना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने 17 जुलाई 2020 को मुल्क को मोदी की गारंटी दी थी कि 2022 तक हर हिंदुस्तानी के सर पर छत होगी। ये गारंटी तो खोखली निकली। अब 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने का ढंडोरा ऐसे पीट रहे हैं जैसे पिछली गारंटी पूरी कर ली गई हो। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने आरएसएस की एक तकरीब के दौरान खिताब करते हुए मणिपुर में तशद्दुद पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है।
इन्होंने दीगर मज़ाहिब के एहतराम पर जोर देते हुए कहा कि मुल्क में चाहे मुसलमान हो या ईसाई, सभी बराबर के हकदार हैं और इनके हुकूक की पासदारी सभी की जिम्मेदारी है। उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है, समस्याओं से राहत लेनी है। अभी हम बैठे हैं, गर्मी लग रही है, अभी तो ठंडा हो गया, लेकिन कुछ दिन पहले कितनी गर्मी थी। इस वर्ष हर वर्ष से बहुत अधिक गर्मी हुई और सर्वत्र हुई, हिल स्टेशंस में भी हुई। बेंगलुरु जैसे महानगर में जल का संकट आ गया। हिमालय के हिमनदियों के पिघलने के बारे में तरह तरह की बातें छप रही है। ये पर्यावरण का सारी दुनिया पर संकट है। भारत जो संस्कारों से ही पर्यावरण का मित्र बनकर चलता है, कृतज्ञतापूर्वक नदियों को, वृक्षों को, पहाड़ों को, पशुओं को, पक्षियों को पूजता है, उनके साथ अपना संबंध मानता है, वहां भी यह संकट खड़ा हुआ है। क्योंकि विकास पथ की दृष्टि अधूरी है, उसको बदलना होगा, सबको बदलना होगा। लेकिन जिसके पास ये दृष्टि पहले से है, वो भारत अपने आप को कैसे बदलता है, ये देखकर दुनिया उसका अनुकरण करने वाली है। तो हमको अपना स्व के आधार पर एक विकास पथ ठीक से बनाना है। अभी उस स्व का विचार करके भी बहुत सी बातें हो रही है, लेकिन हमको मूल से विचार करके दृष्टिगत सारी बातें बदल के करना पड़ेगा। ज्ञान विज्ञान का जो आधुनिक सारा प्रवास और प्रयास है, उसको भी ध्यान में रखकर हमारे परंपरा का ज्ञान जो काल सुसंगत है, उसको साथ लेकर दृष्टि वो रखकर कि वसुधैव कुटुंबकम, और सृष्टि अपनी माता है। हम सृष्टि के विजेता नहीं है, हम सृष्टि के अंग है। वो माता है, उसका दोहन करना है, उसका पोषण होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। उस ढंग से विकास की रीति, उस ढंग से अपने विकास के प्रतिमान हमको बनाने पड़ेंगे। उसके लिए देश में शांति चाहिए, जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। समाज में कितनी बातें आ रही। अमित शाह ने आज मुसलसल दूसरी बार मरकजी वजीर दाखिला का ओहदा संभाल लिया है। चार्ज संभालने से पहले अमित शाह ने सुबह 10:30 बजे चाणक्यपुरी में नेशनल पुलिस मेमोरियल का दौरा किया और शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। उनके साथ मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला भी थे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की रिवायती सीट गांधीनगर से जीतकर लोकसभा पहुंचने वाले अमित शाह को मुसलसल दूसरी बार इंतहाई अहम वजारत दाखिला का चार्ज दिया गया है। अपनी पहली म्याद में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने, जम्मू कश्मीर को 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम करने, बरतानी दौर में नाफिस फौजदारी इंसाफ के निज़ाम को तब्दील करने और शहरियत तरमीमी कानून जैसे मुतनाज़ा फैसले लिए थे। जगत प्रकाश नड्डा आज सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत का चार्ज संभाल लिया है। वजारत के सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्र और दीगर सीनियर अफसरान ने निर्माण भवन में वाक़े वजारत के दफ्तर में मिस्टर नड्डा का खैर मकदम किया। इस मौके पर वजारत में वज़ीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल और प्रताप राव जाधव भी मौजूद थे। इसके बाद श्रम शक्ति भवन में नड्डा ने केमिकल और फर्टिलाइज़र की वजारत का चार्ज संभाला। वज़ीर मवासिलात ज्योतिरादित्य सिंधिया आज अपना ओहदा संभालने के बाद कहा कि उनका इस वजारत से जज्बाती लगाव है और ये महकमा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की करेगा। वज़ीर मवासिलात का ओहदा संभालने के बाद मिस्टर सिंधिया ने कहा, मैं इस वजारत में पिछले 10 वर्षों में जो इनकलाब आया है, इससे आगे बढ़ाऊँगा। ये खिदमत का एक महकमा है जो लोगों को जोड़ता है। ये महकमा वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में तरक्की करेगा। मैं वज़ीर-ए-आज़म की तौक़ात पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। मेरे पास टेलीकॉम डिवीज़न की भी जिम्मेदारी है।
मैं अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का अज़्म कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं और पिछले 10 वर्षों में जो एक क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक मौका मुझे दिया गया है उस क्रांति को आगे ले जाने के लिए। मेरी यही कोशिश रहेगी, हमारा ये विभाग एक सेवा का विभाग है, लोगों को जोड़ने का एक विभाग है, और जिस भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता है उनकी सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग तत्पर सेवा के पर्व पर सदैव अग्रसर रहने की कोशिश करेगी। आज प्रभार मैंने लिया है और मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर हमारा विभाग पूर्ण रूप से खड़े उतर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनीत ने बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी की आईटी सेल दरिंदों से भरी पड़ी है। उनका कहना था कि बंगाल में आरएसएस के रहनुमा शांतनु सिन्हा ने बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया पर जिनसी हरासानी का इल्जाम लगाया है। बीजेपी के नेता और उनकी आईटी सेल, जिसको मैं फेक न्यूज की फैक्ट्री कहती हूं, उसके सरगना अमित मालवीय पर आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा, वो बीजेपी के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई हैं, एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं, हिंदू संघ के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में ये काली करतूतें चलती हैं। उन्होंने बंगाली में ट्वीट करके, बांग्ला में ट्वीट करके ये भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर, और अमित मालवीय का नाम लेकर उन्होंने कहा है, औरतों का यौन शोषण करते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये आरोप संघ के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ, बीजेपी की आईटी सेल है या दरिंदों का जमावड़ा है? आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के आईआईटी बीएचयू का वो गैंग रेप कांड, जिसमें सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, आनंद चौहान जैसे लोगों का नाम आया था। ये सब शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बड़े करीबी लोग, लेकिन ये बीजेपी की आईटी सेल के संयोजक, सह संयोजक और उसके सदस्य थे। तो दरिंदों का जमावड़ा है क्या बीजेपी की आईटी सेल? आज सवाल इस बात का है कि बीजेपी की आईटी सेल में कैसे लोग हैं भाई? एक ध्रुव सक्सेना था, आईएसआई की मुखबिरी करते हुए पकड़ा गया था, हिंदुस्तान में मुखबिरी करता था आईएसआई के लिए। ये किन दरिंदों से, किन लोगों से भरा हुआ है बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, बीजेपी की आईटी सेल? और बीजेपी में कितने महिला विरोधी लोग हैं भाई? हाथरस से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेकर उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हो, चाहे वो गुजरात की बेटी बिल्किस बानो हो, चाहे वो इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी बेटियां हो, हर बार आरोपी बीजेपी का नेता
कभी कुलदीप सेंगर, तो कभी चिन्मय आनंद, तो कभी ब्रजभूषण, तो कभी अंकिता भंडारी का हत्यारा जिसके पिता बीजेपी के नेता है। कैसे लोगों से बीजेपी भरी पड़ी है? और सवाल इस बात का है कि इतने गंभीर आरोप आपके एक बड़े पदाधिकारी के खिलाफ लगे, लेकिन एक शब्द नहीं बीजेपी की ओर से, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई उस पर एक्शन लेने की बात नहीं। तो आज सवाल इस बात का है कि इस सुई टपक सन्नाटे का सच क्या है? किसको बचाया जा रहा है? क्यों बचाया जा रहा है? किसके कहने पर बचाया जा रहा है? अगर इतना बड़ा आरोप किसी बीजेपी के बड़े पदाधिकारी पर लगा है तो बीजेपी का नेतृत्व क्या कर रहा है? नरेंद्र मोदी किस मुंह से महिलाओं की संरक्षण की बात करते हैं जब वो संरक्षण हर बार आरोपी को देते हैं? उधर आरएसएस के लीडर शंतनु सिन्हा ने इल्जामात से इनकार किया है। उनका कहना था कि कांग्रेस ने इन्हें बेवजह इस तरह के इल्जामात लगाए हैं। It is unwanted. I have not meant the way it is described or it is explained. I think it is some misinterpretation. The Bengali post I made, it is nothing an allegation against Mr. Malabho, Amit Malabho, nor there is any mission or vision to malign him. I just wanted to make him cautious about the honey trap which Mr. I think Vijay Vargiya or Mr. Pradeep Joshi fell in. So I wanted to make him cautious. That's the reason I made the post. Nowhere, you just go through the post, nowhere in the post there is any whisper which is tantamount to the dishonor or this is defamation of Mr. Amit Malviya or even the party. I myself is a party worker. I myself contested 2 elections, one from assembly election and one from this is Kolkata Municipal Corporation election. So it is not possible for me to malign my own party, malign my own leaders. There is absolutely misinterpretation, misrepresentation, and the misrepresentation, the misinterpretation is made by a party, the ugliest, the nastiest, the most corrupt party of our country, that is Indian National Congress. So after your posts, Amit Malviya defamation case against you, what is your reaction? I am afraid that he has not filed defamation case till now because he served a notice through his advocate, and I wanted time till 16 because I have my own social program in my NGO. So I asked him to wait for 16th of this month. उत्तर प्रदेश में इस बार ईद उल अज़हा की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी और कुर्बानी सिर्फ मखसूस जगहों पर ही की जा सकेगी। इसके साथ ही ममनुआ जानवरों की कुर्बानी पर भी नज़र रखी जाएगी। इस ज़िमन में यूपी अक़लियती कमीशन ने हिदायत जारी की हैं। उत्तर प्रदेश समेत पूरे मुल्क में 17 जून को ईद उल अज़हा का त्यौहार है। इसके हवाले से वाज़े किया गया है कि सड़कों पर किसी भी किस्म की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसके साथ ही जानवरों की कुर्बानी सिर्फ मुक़र्ररा जगहों पर होगी। इसके लिए रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अशफाक सैफ़ी ने ज़रूरी कार्रवाई के लिए महकमे दाखिला और महकमे शहरी तरक्की के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिखा है। इसके अलावा ममनुआ जानवरों की कुर्बानी पर कड़ी निगरानी रखने की हिदायत भी दी गई है और कुर्बानी की जगहों के हवाले से भी अहकाम दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जराइम पर काबू को लेकर चाहे जितने भी दावे किए जाएं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसके बरक्स है। ताज़ा मिसाल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद वाक़े एक मस्जिद में इमामत करने वाले मोहम्मद अकरम का कत्ल है, जिसने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। मुरादाबाद वाक़े कटघर के भैंसिया गांव में मौलाना अकरम को गोली मारकर गुज़िश्ता शब कत्ल कर दिया गया। इसकी इत्तला मिलते ही पुलिस की एक टीम जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नाज़रीन, आखिर में सड़कों पर एक और नज़र। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी काउंसलिंग पर अबूरी रोक लगाने से किया इनकार। अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी नमाज, कुर्बानी सिर्फ मुकर्ररा जगहों पर ही होगी। यूपी में ईद उल अज़हा के हवाले से हिदायत जारी। बंगाल में आरएसएस रहनुमा की जानिब से बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया पर जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनीत की कड़ी तनकीद का दरिंदगी की इंतहा कर दी गई।
मुरादाबाद में एक मस्जिद के इमाम को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। जाए हादसे से गैर कानूनी पिस्तौल बरामद, इलाके में कशीदगी। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासती टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।